नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, यानी जुलाई 4 और 5 जुलाई की बात होगी। आज का प्रदेश है झारखंड, जिला है जमशेदपुर। 5 जुलाई 2022 को जमशेदपुर के थाना परसडीह के गांव बरिगोड़ा के ग्राम प्रधान ने शाम को 5 बजे प्रभारी निरीक्षक यानी थानाध्यक्ष को फोन किया। थानाध्यक्ष थे राहुल कुमार। प्रधान जी ने उनसे बताया कि साहब, हम लोग एक बड़े पशुपेश में पड़े हैं। हमारे गांव की एक दंपत्ति है, पति का नाम उत्तम माइती और पत्नी का नाम अंजना देवी। इनके साथ इनकी एक 4 साल की बेटी रहती थी। एक हफ्ते पहले 29 तारीख को 29 जून को ये लोग अचानक घर में ताला बंद करके चले गए। पड़ोसी परेशान थे। बच्ची चूंकि 4 साल की थी, आसपास के बच्चों के साथ खेला करती थी। छोटे छोटे 2-2 कमरे के मकान हैं वहां, और बच्चे अपने घर वालों को परेशान कर रहे थे कि दीपिका कहां गई। उस बच्ची का नाम था दीपिका। बहुत जिद करने पे अड़ोस पड़ोस के कुछ महिलाओं ने दीपिका के ननिहाल फोन किया, क्योंकि दीपिका की बड़ी बहन जो 6 साल की थी, वो अपने मामा के यहां रहकर पढ़ती थी या वो मामा के पास ही रहती थी। वहां से पता लगा कि ये लोग अभी हमारे यहां नहीं आए हैं। उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। आज सवेरे करीब 10 बजे ये पति पत्नी वापस आए हैं, लेकिन उनके साथ दीपिका नहीं है। पूछने पर इन्होंने ये बताया कि वो ननिहाल में रुक गई है, जबकि अड़ोस पड़ोस में महिलाओं के पास उनके ननिहाल का नंबर था। उन्होंने पूछकर पता भी कर लिया था, ये लोग वहां गए ही नहीं थे। प्रधान ने बताया कि हमें अनहोनी की आशंका के बारे में हमारे गांव के लोगों ने बताया है। वो इसलिए क्योंकि इस बच्ची के साथ ये पति पत्नी बहुत अमानवीय व्यवहार करते थे, इसे बहुत मारते थे, पीटते थे। बहाना ये बताते थे कि पढ़ती नहीं है, जबकि उसी तरह की, उसी स्टैंडर्ड की या पढ़ाई लिखाई में वैसे ही और भी बच्चे उस कॉलोनी में हैं। तो कृपा करके इसकी जांच करें कि बच्ची गई कहां। राहुल कुमार को भी ये बात कुछ थोड़ी थोड़ी समझ में आई कि बच्ची के साथ खेलने कूदने वाली हम उम्र तमाम बच्चियां होंगी, बच्चे होंगे, उसके बारे में पूछ रहे होंगे, माँ बाप से जिद कर रहे होंगे, कहाँ गई पता करो, कब आएगी पता करो। खेलती कूदती रही होगी बच्चों के साथ, और इसी वजह से पड़ोस में लोगों ने पूछा भी होगा। और जब वो नहीं दिखाई पड़ी तो थोड़ा सा शंका होना लाजमी था। राहुल कुमार खुद गांव में आ गए। लेकिन अगले दिन पति उत्तम मैती और पत्नी रंजना देवी को अपने साथ थाने ले गए। थाने उन्होंने पूछताछ करनी शुरू की कि बच्ची कहां है, दीपिका गई कहां। उन्होंने वही जवाब जो पड़ोसियों को दिया था, वही जवाब थानाध्यक्ष को भी दे दिया। थानाध्यक्ष ने कहा, नंबर बता दो बच्चों के ननिहाल में किसी जिम्मेदार आदमी का। उत्तम मैती आनाकानी करने लगा। मोबाइल फोन उसका थानाध्यक्ष ने ले लिया और बताया, बताओ किस नाम से फीड है, हम नंबर निकाल लेंगे। जैसे ही उसने वो नाम बताया जिस नाम से उस ससुराल के लोगों का नंबर फीड था, थानाध्यक्ष ने वहां फोन करके पूछा
कि दीपिका आपके यहाँ है। उनका नहीं साहब, हमारे यहाँ कैसे होगी, उसकी बड़ी बहन है, उसको वो भी मामा के साथ, जहाँ मामा और उसके बच्चे काम करते हैं, ये वहीं बड़ी वाली उसी के पास है, लेकिन वहाँ भी नहीं गई है और हमारे यहाँ भी नहीं आई। तब थोड़ी कड़ाई करनी शुरू की थानाध्यक्ष ने पति पत्नी दोनों से, क्योंकि मामला बहुत छोटी बच्ची का था। तमाम दाएं बाएं के किस्से बताने के बाद जब पुलिस अपने पर आ गई तो उसने बताना शुरू किया। उसने बताया कि बात 29 अक्टूबर की है। मैं अपने काम से पास की किसी फैक्ट्री में काम करता था। मैं अपने काम से वापस आया, ये बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी। मैं इसका कान पकड़कर घर के भीतर ले गया और इससे कहा, बैठ के पढ़ो। गांव के ही किसी प्राइमरी स्कूल में, जिसमें आंगनबाड़ी की सुविधा रहती है, वहीं पर ये पढ़ने जाया करती थी। उसने कहा था, मैं हाथ मुंह धोने चला गया, फिर मैंने देखा ये भाग गई, बच्चों के साथ खेल रही है। फिर मैं गुस्से में वहां से इसको ले आया, फिर बिठाया। थोड़ी देर तक उसने किताब के एक आध पन्ने पलटे, फिर उठ के खड़ी हो गई। इसकी मां ने इसे मारना शुरू किया। मुझे भी गुस्सा लगी थी, मैंने भी मारना शुरू किया। मां ने बताया कि मैंने तो थप्पड़ से, हाथ से, पैर से मारा था, लेकिन उत्तम ने, यानी उसके पति ने, अपनी बेटी के हाथ पैर बांध दिए। हाथ पैर बांध दिए, वो जमीन पर लेटी हुई थी। उसके बाद डंडों से मारना शुरू किया। जिस समय ये वृतांत पति पत्नी थाने में बता रहे थे, रूह कांप गई पुलिस वालों की भी। मारते मारते इतना मारा कि लड़की बेदम हो गई। हिलाने डुलाने पर जब वो हिल डुल नहीं रही थी, तो इनको ये लगा कि लगता है मर गई। उसे वहां से उठाया और अस्पताल ले जाने लगे। लेकिन चूंकि इन्हीं लोगों ने उसके साथ ये बर्बरता की थी, इन्हें डर लगा कि अस्पताल ले जाएंगे अगर, तो वहां पूछा जाएगा, पुलिस भी हो सकती है, और फिर हमारी करतूत का पता लग जाएगा। लिहाजा वो अस्पताल के भीतर ले ही नहीं गए। वहां ये तय किया कि लौट के चलते हैं, घर में इसके चोटों पर हल्दी लगाएंगे और दूध के साथ हल्दी पिलाएंगे, ठीक हो जाएगी। बहुत बार मारा है हम लोगों ने। लेकिन जब वो अस्पताल से लेके वापस घर आ रहे थे, रास्ते में ही बच्ची ने, दीपिका ने दम तोड़ दिया। घर पहुंचे और ये लगा कि भी मोहल्ले के बच्चे आएंगे। मोहल्ले के तमाम बच्चों के साथ ये खेलती थी, उनके घर वाले भी आ सकते हैं, पूछेंगे दीपिका के बारे में, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर थी बच्चों के बीच में। हम उम्र बच्चे जो रोज शाम को, दिन में इकट्ठा होकर खेलते हैं, उनके बीच में। फौरन उसको आनन फानन में वहां से ये लोग उसे अपने साथ ले गए और वहां से सीधे ये पहुंचे स्टेशन सालझागुड़ी। सालझागुड़ी स्टेशन पे जनरल कंपार्टमेंट में पति पत्नी बच्ची को लपेटकर गोद में लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगे। आसपास बैठे पैसेंजर्स और जिसमें खासकर महिलाओं ने पूछा, क्या बात है? उन्होंने कहा, बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, इसको हम अस्पताल ले जा रहे हैं। यहां डॉक्टरों ने कहा है कि इसको बड़े अस्पताल ले जाना होगा, हम जमशेदपुर जा रहे हैं। उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर में उत्तम और थोड़ी देर में ही रंजना गेट की तरफ, यानी बैठने की बजाय चहलकदमी उस कंपार्टमेंट में करते रहे। जैसे ही ये गालूडीह रेलवे स्टेशन के पास पहुंचने वाले थे, गालूडीह और राखा माइंस रेलवे स्टेशन के बीच में, इन्होंने चलती गाड़ी में ये देखकर कि कोई देख तो नहीं रहा है, रात का समय था, पैरों से उसको झुलाकर और तेजी से बाहर की तरफ फेंक दिया। इन्हें पता था कि यहां घना जंगल और झाड़ियां हैं। ये सुनकर पुलिस वालों की भी
जैसे वो कहते हैं ना कि पुलिस वाले भी बहुत ताज्जुब में थे कि कैसे माँ बाप हैं। गालूडी रेलवे स्टेशन में ये उतर गए और दूसरे साधन से फिर वापस अपने गांव आ गए। पुलिस की एक टीम फौरन उत्तम माइती को लेकर ये दोनों स्टेशन राखा माइंस और गालूडीह के बीच में ट्रेन के किनारे समय से अंदाजा लगा कि वहां से चलने से, जिस ट्रेन से ये चले थे, सालझागुड़ी से गालूडीह पहुंचने से पहले या कितनी देर बाद इन लोगों ने उसे झाड़ियों में फेंका था। उस अंदाज से पूरा दिन ढूंढने के बाद इन्हीं दोनों स्टेशंस के बीच, जहां पति पत्नी ने बताया था, दीपिका का शव झाड़ियों के बीच में बरामद हो गया। हत्या के 7वें दिन। हालांकि मासूम बच्चा, कोमल उसकी स्किन होती है। जंगली जानवरों ने बहुत नुकसान किया था उस शव का, लेकिन कपड़े पहने हुए जिस चादर में लपेट के इन लोगों ने फेंका था, वो चादर, ये सब कुछ बरामद हो गया। पुलिस ने पंचनामा किया, वापस लाकर पोस्टमार्टम के लिए ये भेज दिया उसके शव को। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि इन दोनों का आखिर हम क्या करें। बात इन्होंने सब बता दी। पूरा थाना गुस्से में था। महिला कांस्टेबल्स ने, महिला सब इंस्पेक्टर ने रंजना देवी से बात करनी शुरू की। उनका मकसद ये था कि आखिर ऐसा उसने क्यों किया। कोई शंका थी कि ये किसी दूसरी की बेटी है, या फिर क्यों उसके साथ इतनी बर्बरता करते थे। बिना बात के उसकी पिटाई करना, बात बात में टोकना, पढ़ाई न करने के बहाने रोज उसे पीटना। बातचीत में ये पता लगा कि इसके 2 बेटियां ही बेटियां हैं। ये लड़के की चाहत में परेशान रहते हैं पति पत्नी। बड़ी वाले के साथ वो इस तरह का दुर्व्यवहार करते थे। एक दिन उसका मामा आया, उसकी समझ में आ गया, वो अपने साथ ले गया और दोबारा कभी इन लोगों के पास उस बच्ची को नहीं भेजा। वो अच्छे से पढ़ाई कर रही है और अपने मामा के साथ, उसी के परिवार के साथ रहती है। तो बेटे की चाहत में जब 2-2 बेटियां हो गईं, तो ये गुस्सा बेटी पर उतारते थे पति पत्नी। दोनों से बातचीत के बाद ये उसका, जैसे लब्बो लवाब कहते हैं, बातचीत का जो सारांश था वो ये था कि उनकी चिढ़ इस बात से थी कि लड़का नहीं हुआ, लड़की हुई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। यह भी बताया गया था कि जो इसका बच्ची का मायका है झाड़ग्राम, ये तो गए तो थे ये मायके के चक्कर में वहां, लेकिन किसी दूसरे रिश्तेदार के यहां रुके थे टाइम बाई करने के लिए, कि 4-6 दिन रुक लेंगे यहां पर, तब तक वहां मामला शांत हो जाएगा, उसके बाद चलेंगे। फिर ये वहां से पश्चिम बंगाल की किसी और जगह पर, किसी मंदिर वाली जगह पर, कोई धार्मिक स्थान पर भी ये लोग गए। लेकिन जिनके यहाँ रुके थे उनको भी ये लगने लगा कि ये कुछ ज़्यादा दिन ही रुक गए हैं, और फिर कुछ आपस में बातचीत हुई और ये वापस वहाँ से गांव के लिए चले आए। और गांव में पहुँचते ही लोगों ने दीपिका के बारे में इतने सवाल किए कि अल्टीमेटली पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, जबकि इन दोनों का ये कहना था कि हम लोग ये मान के चले थे कि अब सब बात खत्म हो गई है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके 6 जुलाई 2022 को दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना बहुत ही मार्मिक घटना, बड़ी विभत्स घटना। माँ बाप ने एक बच्ची को पीट पीट कर मार डाला, हाथ पैर बांध कर मारा उसे। बहाना पढ़ाई न करने का, कारण कुछ और। देखिए, हम इस कालखंड में 2022 में आज भी समाज में ये लड़के की चाहत और लड़की को बोझ समझना बंद नहीं हुआ है। इस घटना से यही पता लगता है।
मार दिया। मारने के बाद भी इतना ममत्व खत्म हो गया कि चलती ट्रेन से बच्चे को पैरों से, जिसे कहते हैं झुला के, ताकि दूर तक चली जाए, झाड़ियों में चली जाए, किसी को पता ना लगे, उसको फेंका गया। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस मानसिकता से, यानी समाज इस मानसिकता से कब उबर पाएगा। ये हो सकता है कि पति पत्नी अनपढ़ हों, कम पढ़े लिखे हों, लेकिन उनके घर में टीवी लगी थी, पूरा परिवार बैठ के टीवी जरूर देखता था। तमाम सीरियल आते हैं, तमाम फिल्में आती हैं, तमाम हर तरह की मूवीज आती हैं। जेंडर इक्वेलिटी के बारे में बहुत ढेर सारे प्रोग्राम आते हैं। अब जिस किसी ने वो बहुत फेमस सीरियल देखा होगा, अगले जन्म मुझे बिटिया ही कीजिए या दीजिए, इस तरह के तमाम सीरियल आते हैं। और दूसरा कि उस मोहल्ले में तमाम उसी उम्र की बच्चियां बहुत सी हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं, उनको भी खेलते देखती होंगी, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होता है। तो जब वो लोग उसको मारते पीटते थे, तब किसी ने ये जानने की भी कोशिश नहीं की टोला पड़ोसियों में कि आखिर वो इस तरह का व्यवहार इस बच्ची के साथ क्यों करता है, ऐसा अमानवीय व्यवहार क्यों करता है, और न ही किसी ने कभी समझाने की कोशिश की। देखिए, कन्या भ्रूण हत्या तो बहुत बड़ी समस्या थी आज से 15-20 साल पहले, और जब से सेक्स डिटर्मिनेशन की सुविधाएं अस्पतालों में उपलब्ध हो गई, तब तो ये रैम्पेंट हो गई, मतलब इतनी ज्यादा हो गई कि साहब महिला की प्रेगनेंसी हुई, पहला काम घर वाले करते थे, पता करो लड़का है कि लड़की है। 3 महीने के पहले अगर ये पता लग जाता था कि लड़की है, तो उसका तुरंत मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे कहते हैं, बच्चे को गिरवा देना। जब ये समस्या सिर के ऊपर हो गई, तो सरकार ने भी बड़े सख्त कदम उठाए, और आज की तारीख में जो ये इक्विपमेंट्स हैं इसमें जो इस्तेमाल होते हैं, उनमें सब में जीपीएस इंस्ट्रूमेंट्स लगाना अनिवार्य हो गया है कि आप पोर्टेबल लेके कहीं जाएं और किसी का कर दें। बहुत पैसा लेते हैं ये लोग। पूरी तरह से तो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी चोरी छिपे ये काम चल रहा है। दलाल घूमते रहते हैं, खासकर जिस दंपति के पहले से 1 या 2 बच्चियां हैं, वो प्रेगनेंसी पीरियड में ये जानने के लिए कि अब की बार ये बेटा है कि बेटी है, तमाम पैसा खर्च करने को तैयार होते हैं। चोरी छिपे इनको कहीं ले जाया जाएगा, वहां टेस्ट किया जाएगा, फिर इन्हें बताया जाएगा कि लड़का है कि लड़की है। ये अनइथिकल है, अनप्रोफेशनल है, डॉक्टर्स को कभी नहीं बताना चाहिए, लेकिन पैसे की लालच। बहुत तगड़ी और कड़ी कानूनी कार्रवाइयां भी हो रही हैं डॉक्टर्स के खिलाफ, नर्सिंग होम्स के खिलाफ, जो लोग ये कराते हैं उनके खिलाफ। लेकिन ये खत्म हो गया या खत्म हो जाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है। कम जरूर हुआ है। आज की तारीख में आप जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स में जाएंगे, उसमें ये स्लोगन भी मिलेगा, कन्या भ्रूण हत्या पाप है, कन्या भ्रूण हत्या, यहां पर हम भ्रूण और लिंग की जांच नहीं करते हैं। बड़े बड़े अक्षरों में लगभग सभी हॉस्पिटल्स में देखने को मिलता है। और दुनिया भर की पुलिस की परेशानी से बचने के लिए बड़े सेटअप में या बड़े एस्टेब्लिशमेंट में लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कस्बों में, छोटे छोटे टाउन एरियाज में 1-2 ऐसे लालची डॉक्टर, 1-2 ऐसे लालची जो पैरामेडिक स्टाफ है, वो केवल यही धंधा करते हैं। इतना बड़ा बड़ा नारा चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इतने सख्त कानून हैं, फिर भी इसी कालखंड में, इसी जून जुलाई 2022 में यह घटना घटी। मैं आपको बताता चलूं कि राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर के बीच में एक गांव है देवड़ा। 9 मई 2012 को इस गांव में, देवड़ा गांव में, 112 साल बाद एक बारात आई। बहुत गोपनीय रखा गया जिनके यहां की लड़की थी, लेकिन जब बारात गांव में आ ही गई
पूरा गांव चौकन्ना हो गया कि आखिरकार कौन सी लड़की जिंदा रह गई थी कि आज उसके लिए बारात आ रही है। ये वही गांव है जहां पर बेटियों के पैदा होते ही मारे जाने का हुक्म दिया जाता है और दूसरे किसी को नहीं, मां को हुक्म दिया जाता है कि पैदाइश के तुरंत बाद बच्ची को मार दिया जाए। अगर मां किसी वजह से या रिश्तेदार किसी वजह से हिचकते हैं या नानुकर करते हैं तो दाई को बुला के बच्ची को मारने का हुक्म दिया जाता है। ये आज भी है। आप अंदाज लगाइए कि 2012 की 9 मई को इस गांव में 110 साल बाद एक बारात आई थी। इसके बाद का मैं इतिहास ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिला, लेकिन ये जरूर मिल गया। दाई से यह कहा जाता है कि 3 दिन की हो गई, 4 दिन की हो गई, इसे फौरन मार दिया जाए। और भला बुरा कहा जाता है उस बच्ची की मां को कि पैदा होते ही तुमने क्यों नहीं मार दिया। पुरुष प्रधान समाज उसकी लानत मलानत करता है। कैसे हिम्मत पड़ी कि तुमने मारा नहीं। तरीके बड़े खराब हैं इन बच्चियों को मारने के। पैदा होते ही इनके मुंह में नमक ठूस दिया जाता है। ये ट्रेडिशन है वहां का। नमक की वजह से क्या होता होगा मुझे मेडिकली नहीं पता, लेकिन नमक ठूस दिया जाता है। या फिर बड़ी मात्रा में अफीम खिला दी जाती है, या फिर मुंह और नाक में रेत यानी बालू भर दी जाती है। पश्चिमी राजस्थान में तेवड़ा, तेजमालता और मोढ़ा और डोगरी ये गांव हैं जहां बहुत किस्मत वाले ही बच्चियों के या बेटियों के दर्शन कर पाते हैं। इसे परंपरा का नाम दिया गया कि साहब ये हमारी परंपरा है। बेटियां इस गांव के लिए अभिशाप हैं, ऐसा हम सैकड़ों साल से सुनते आ रहे हैं और इसी को प्रोफेस करते हैं। हम यही करते आ रहे हैं। इसके पीछे के कारण तो ऐतिहासिक हैं। कारण यह है कि मुगलों के जमाने में नवाब और राजपूतों के बीच टकराव होता रहता था। ये मुगल नवाब करते क्या थे कि राजपूतों की बच्चियां, लड़कियां, महिलाएं जो इनको मिल जाती थी या दिख जाती थी, उनको नीचा दिखाने के लिए उनको अगवा कर लेते थे। अगवा करने के बाद उनका सामूहिक बलात्कार करते थे। उसके बाद या तो वो अपने यहाँ रखेल बनाकर रखते थे या उन्हें छोड़ देते थे ताकि राजपूत अपमानित महसूस करें। इसी अपमान से बचने के लिए राजपूतों ने यह ठान लिया कि हम बच्ची को पैदा होते ही मार देंगे। न बच्ची गांव में रहेगी, न ये हमको अपमानित कर पाएंगे। ये ऐतिहासिक कारण बताए जाते हैं, सही गलत का मुझे नहीं पता। आप सर्च करिएगा, सब जगह यही एक कारण बताया गया है। लेकिन भाई अब ना तो मुगल हैं, ना उस तरह के कोई बर्बर शासक हैं कि वो आपके साथ ऐसा करेंगे, न ही कोई ऐसा बड़ा वहां पर माफिया राज है कहीं पर भी, चाहे वो आज की घटना का झारखंड हो या राजस्थान हो, कि वो किसी की बेटी को कभी उठाकर ले जाएगा। स्टे इंसिडेंट्स तो हर प्रदेश में हर जगह हो जाते हैं। कानून बड़ा सख्त है, बहुत कमी आई है, लेकिन हो जाते हैं। लेकिन इस तरह से कोई एक क्लैन, कोई एक दल या कोई एक जिसे कहते हैं शासक ऐसा करता हो, ऐसा कम से कम हिंदुस्तान में नहीं है। सुविधाएं बहुत हो गई हैं, पढ़ाई लिखाई के साधन बहुत हो गए हैं, लेकिन फिर भी लोग क्यों बदल नहीं रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आया। बहुत कोशिश की मैंने इसको जानने की आज की घटना से व्यथित होकर। इसीलिए आज मैं किस्सा गोई परिवार के लोगों से
ये बात जानना चाहता हूं कि अब तो लड़का लड़की का भेद ही खत्म हो गया। लड़कियां कहां नहीं गई, लड़कियां आप क्या नहीं कर रही हैं। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर हैं, फाइटर जेट फाइटर प्लेन्स उड़ा रही हैं, सेना में है, पुलिस में है, कहां नहीं है और कहां ही लड़कों से कम है। लेकिन ये भेद आज भी क्यों है? ये आज भी लड़कियां बोझ क्यों मानी जा रही हैं? कुछ तो होगा। अच्छा, मैं परिवार के लोगों से कहूंगा कि वो कमेंट बॉक्स में या मेल से हमें जरूर बताएं। प्रदीप जी जैसे बहुत से परिवार के लोग राजस्थान से हैं। आप देखिए उसमें कमेंट्स में बहुत बड़ी संख्या है किसागोई परिवार के सदस्यों की राजस्थान में। इस भाग के आसपास का कोई है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इस पश्चिमी राजस्थान के इस भूभाग का जहां का मैंने जिक्र किया है, तेवड़ा, तेजमाला, मोढ़ा, डोगरी, क्या ये समस्या आज भी है? क्या जो इसका ऐतिहासिक कारण बताया गया वो सही है? सबसे खराब मेल फीमेल रेशियो आज भी इसी इलाके में है। तो समाज की जागरूकता के लिए अब कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? जरूर बताइएगा। पूरा परिवार आपके इस जानकारी से, आपके इस सूचना से वो आनंदित भी होगा। अगर चेंज हुआ है तो बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन अगर अब भी यही हो रहा है तो बहुत दुख की बात है। आप लोग जहां हैं, किसागोई परिवार के लोग, मैं कोशिश ये करता हूं कि आप जागृत रहें। आपको ढेर सारी जो घटनाएं क्राइम की होती हैं, इनके मोडस ऑपरेंडी, इनके क्रिमिनल्स के बारे में सिर्फ इसलिए बताता हूं कि आप सावधान रहें। और मेरे मन में है कि अगर इस तरह की बात अभी भी हो रही है तो कम से कम हमारे किस्सागोई परिवार का एक परिवार ये ठान ले कि नहीं साहब, हमारे यहाँ कोई कन्या भ्रूण हत्या नहीं होगी, किसी कन्या के साथ, किसी बच्ची के साथ इस तरह का बर्बर व्यवहार नहीं होगा। तो कृपा करके बताइएगा। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। मैं जरूर इंतजार करूंगा कि आप इनके कारणों पर जरूर प्रकाश डालें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।